सुप्रीम कोर्ट ने द वायर और उसके पत्रकारों को राहत दी है। यूपी के गाजियाबाद, बाराबंकी और रामपुर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी से 2 महीने के लिए अंतरिम संरक्षण दिया है। कोर्ट ने कहा, हम नहीं चाहते कि प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हो और उसका गला दबाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा, हम अभिव्यक्ति के अधिकार के महत्व को समझते हैं। हालांकि एफआईआर को रद्द करने के उनकी याचिका कोर्ट ने नहीं मानी। कोर्ट का कहना है, पत्रकारों के लिए इस अदालत में आने के लिए अलग से रास्ता नहीं खोल सकते। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले में हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। यह याचिका फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की तरफ से डाली गई थी। आशीष भार्गव हमारे सीनियर लीगल एडिटर हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं। आशीष, ये जो 3 मामले थे, ये कौन से मामले थे और क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से इनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हुए थे और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी? जी देखिए, 3 मामले में पहला मामला जनवरी में 26 जनवरी के दिन जो एक किसान प्रदर्शनकारी, जो दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उसमें एक रामपुर के एक किसान की मौत हो गई थी और उसके घर वालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने गोली चलाई है, उसकी गोली लगने से उसकी मौत हुई है। हालांकि वीडियो पुलिस ने जारी किया था और कहा था कि ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई थी। तो ये जो घर वालों के बयान भी दिखाए थे द वायर ने, उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई जनवरी के महीने में रामपुर थाने में, यूपी में। इसके बाद एक लोनी में एक घटना हुई जून के महीने में, जिसमें एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से एक मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटने की कोशिश की गई, उस पर हमला किया गया। तो वो जब पक्ष दिखाया गया, वो जब सूचना दिखाई तो उस पर भी एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। हालांकि द वायर का दावा है कि उसने, जो यूपी प्रशासन ने जो ट्वीट किया था और जो जानकारी दी थी, उसको भी प्रकाशित किया था कि ये पर्सनल आपसी रंजिश के मामला ये था। तीसरी एफआईआर भी जून के महीने में दर्ज हुई थी बाराबंकी यूपी के इलाके में, जहां पर एक कथित तौर पर मस्जिद को गिराने ढहाने की एक खबर दिखाई थी द वायर ने। लेकिन यूपी पुलिस का कहना था कि वो मस्जिद नहीं थी बल्कि एक इमारत थी और पूरी तरह से आपसी शत्रुता बढ़ाने 2 समुदायों में, और ये एक तरीके से दंगा फैलाने की साजिश के तौर पर यह सब किया गया था। तो ये 3 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर वायर सीधे सुप्रीम कोर्ट आया था और उसका कहना था कि ये प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी का गला घोटने की कोशिश है। ये ऐसी कोशिश है ताकि इस तरह एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पत्रकार अपना काम न कर पाए और वो निडर होकर अपने पेशे को अंजाम न दे पाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इन तीनों एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जो भी द वायर के पत्रकारों ने किया है वो अपने पत्रकारिता के पेशे के तहत, अपने कर्तव्य के तहत वो तमाम खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की राहत उन्हें जरूर दी है, लेकिन एक कानूनी तथ्य, एक कानूनी कोण बताया है कि आप सीधे यहां नहीं आ सकते, क्योंकि तीनों जो एफआईआर हैं वो यूपी में दर्ज हैं, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का रास्ता उनके लिए खुला है। लेकिन बहुत बड़ी राहत है यहां पर वायर के पत्रकारों के लिए, और उनको 2 महीने की अंतरिम संरक्षण मिल गया है। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो द वायर के पत्रकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के कोलकाता के करीब जगत दल के घर पर आज सुबह बम से हमला किया गया। बाइक सवार 3 लोगों ने सुबह 6:30 बजे उनके घर पर 3 बम फेंके। इस दौरान सांसद अर्जुन सिंह अपने घर पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे। अब वो कोलकाता रवाना हो चुके हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस घटना पर चिंता जताई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि तृणमूल सांसद कुणाल घोष का कहना है कि यह बीजेपी की आपसी लड़ाई का नतीजा है। बिहार के छपरा में रेत माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें गरखा थाना प्रभारी अमितेश और उनका ड्राइवर जावेद अख्तर गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर शाम अवतार नगर के आमी गांव के पास छापेमारी करने गई कई थानों की पुलिस पहुंची तो रेत माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस वालों पर पत्थर और डंडे बरसाए, जिसमें थानेदार समेत 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए। गरखा थाना प्रभारी के सिर में गंभीर चोट लगी है, जबकि उनके ड्राइवर का दाहिना हाथ टूट गया है।
मध्य प्रदेश में इन दिनों कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अशोकनगर में 10 साल के मासूम के साथ बलात्कार हुआ तो वहीं खरगोन में हिरासत में लूट के आरोपी एक आदिवासी शख्स की मौत हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि मौत पुलिस की प्रताड़ना से हुई। नेमवार नीमच के बाद आदिवासियों के साथ बर्बरता की यह तीसरी घटना है। वहीं बालाघाट जिले में स्कूल जाते वक्त एक आदिवासी छात्रा की हत्या की भी खबर है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। अशोकनगर जिले में 10 साल की नन्ही बच्ची के साथ उसके परिवार के ही 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। ये शिकायत उसकी मां ने ही थाने में दी। कांग्रेस कह रही है एक आरोपी बीजेपी का बड़ा नेता है। महिला ने उसकी बच्ची की ओर से उनके 5 परिजनों के विरुद्ध अपराध दर्ज करवाया। 10 वर्षीय बच्ची जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगाई गई है। ये मध्य प्रदेश महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध में देश में नंबर 1 हो गया है और मामा सिर्फ नाम के मामा हैं। अशोकनगर में एक बच्ची के साथ में परिवार के 5 लोग जघन्य कृत्य करते हैं और सरकार और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो इस अपराध में लिप्त हैं वो एक वरिष्ठ नेता के खास हैं। का मतलब सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में सदन को बताया था कि 4 साल में राज्य में बलात्कार के 26,708 मामले दर्ज हुए, जिसमें गैंगरेप के बाद हत्या के 37 मामले थे। इसी दौरान नाबालिगों के अपहरण के 27,827 मामले दर्ज हुए। इन मामलों में 16,038 आरोपी थे, लेकिन 1,353 की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। खरगोन के बिस्टान में लूट के आरोपी की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। पथराव और तोड़फोड़ कर पुलिस की जीप को पलटा दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। दरअसल कुछ दिनों पहले लूट के 12 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। इन्हें कोर्ट में पेश कर 8 लोगों को जेल भेज दिया गया। आरोपी की रिमांड में रहते हुए एक शख्स को जेल भेजा गया, जहाँ देर रात उसकी तबीयत बिगड़ी। जिला अस्पताल लाने पर उसकी मौत हो गई, लेकिन परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जितने भी पुलिस के जवान थे उन्होंने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया और हमारे 3 जवान भी माइनर इंजरी है उनको। 3 जवान को चोट आई है, बाकी स्थिति नियंत्रण में। ऐसे मामलों को लेकर कांग्रेस जन आक्रोश रैली पर निकली है। हालांकि सरकार इसे ढकोसला करार दे रही है। चलाना सीख जाइए, कोई नहीं आपको दबा सकता, कोई नहीं आपको भड़का सकता। यही आपका सबसे बड़ा अधिकार है और आदिवासी समाज हमेशा सच्चाई का साथ। उमंग सिंगार ने मुंह चलाया था तो बंद करा दिया। शिवभान सिंह सोलंकी जी जब बनने को आए थे मुख्यमंत्री कांग्रेस ने, तब अर्जुन सिंह जी को बना दिया। बुआ जी जमुना देवी जी आई तो दिग्विजय सिंह जी आ गए। आदिवासी तो हल चलाता है। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बचा के, हमारे वनों को बचा के अपने आप को आगे बढ़ाता है और कांग्रेस के लोग जाके उनमें भ्रम फैलाते हैं। चलिए मंत्री जी, विपक्ष आरोप लगाएगा, लेकिन आपकी पुलिस क्या कर रही है? इन तस्वीरों में एक चोर दूसरा सिपाही नहीं, दोनों सिपाही हैं। एक सतना और एक पन्ना जिले की पुलिस है। चेन स्नैचिंग के आरोपियों को पन्ना पुलिस ने पकड़ा तो सतना पुलिस ने रोक लिया, ये जताने की श्रेय उनका है। अनुसूचित जनजाति की सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। इस बार भी एक के बाद एक आदिवासियों पर हो रहे हमले से सरकार बैकफुट में है और शायद इसलिए उन्हें लुभाने के लिए अनुसूचित जनजाति की सीटों पर जो बैकलॉग है उन्हें जल्द से जल्द भरने की कवायद की जा रही है। तय किया गया है कि प्राइमरी स्कूलों में अनुसूचित जनजाति की बोलियों और भाषाओं को सिलेबस में शामिल किया जाए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने जबलपुर आने वाले हैं, जहां वो गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार के मामले में एनआईए जो चार्जशीट दाखिल की है उसकी जानकारी सामने आ रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की कोई भूमिका स्पष्ट नहीं। 10,000 पन्नों की चार्जशीट में एक साइबर एक्सपर्ट का बयान संलग्न है। इसी साइबर एक्सपर्ट ने आतंकी संगठन जैश उल हिंद पर रिपोर्ट दी थी। इस तरह की कई जानकारियां सामने आ रही हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, विस्तार से बताएं क्या कुछ है इस चार्जशीट में? शारिक, आपको याद होगा कि जब सचिन वजह इस पूरे मामले में पकड़े गए थे तब मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया था
और दूसरे दिन एक इंटरव्यू में तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया था कि जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिससे ये पता चल रहा है कि परमवीर सिंह को माफ नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उनका तबादला कर दिया गया। ये अलग बात है कि उसके बाद परमवीर सिंह और अनिल देशमुख में इतनी लड़ाई शुरू हो गई कि आज आलम यह है कि दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है, दोनों जांच इंस्टीट्यूट के पहुंच से बाहर हैं और दोनों के खिलाफ ढेर सारे अलग मामले दर्ज हो चुके हैं। लेकिन हम बात करें तो अब एनआईए चार्जशीट की 10,000 पन्नों की जो है उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर उभर कर बात सामने आई है कि एक साइबर एक्सपर्ट जिसको बुलाकर अपने दफ्तर में परमवीर सिंह जब मुंबई पुलिस आयुक्त थे, उन्होंने एक धमकी, याद होगी आपकी, जैसुल हिंद की तरफ से इस एंटीलिया कांड की जिम्मेदारी लेते हुए इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट आया था जिसमें जिम्मेदारी ली गई थी। ये अब पता चल रहा है, एनआईए की चार्जशीट में लिखा गया है कि उस साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि ये जो है जबरदस्ती तो नहीं कह सकते, उससे इंसर्ट करवाया गया था वो धमकी, और एक इस तरह से धमकी का एक बना के पोस्ट रिपोर्ट तैयार कराई गई थी और इसके बदले में उसे खुद परमवीर सिंह ने 5 लाख रुपए नगद दिलाए थे। तो इससे तो एक साफ है कि भूमिका बहुत ही संदिग्ध है परमवीर सिंह के इस पूरे मामले में। भले ही कहीं हमको एक आरोपी के तौर पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक स्कोप हम देख सकते हैं कि छूट एक छोड़ा हुआ है और इससे कहीं न कहीं साबित हो रहा है कि उन्होंने एंटीलिया कांड के जो कांड था उसको बल देने की कहीं न कहीं कोशिश की थी। दूसरे और भी कई बातें का खुलासा है कि कैसे सचिन वजह ने इस साजिश को रची, कैसे उसने साजिश रचने के बाद चूंकि बारूद वगैरह उसने रखा था तो अपने जो कपड़े हैं वो उसने नष्ट कर दिए, जो गवाह था उसके भी कपड़े उसने अपने पास ले लिए थे, अपना मोबाइल फोन उसने फेंक दिया था। फिर कैसे वो रुपयों से भरा बैग ले जाकर प्रदीप शर्मा जो पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उनके ऑफिस में गया पीएस फाउंडेशन में, वहां पर उसने रुपयों से भरी बैग उन्हें दी। उसके बाद उन्होंने संतोष शेलार को कांटेक्ट किया प्रदीप शर्मा ने और फिर मनसुख की हत्या की साजिश रची गई, मनसुख की हत्या करवा दी गई। तो सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया गया इस पूरी चार्जशीट। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल मंगलवार को गिरफ्तार कर लिए गए। ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में उन पर यह कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी के बाद नंद कुमार बघेल को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दिल्ली के भाटी माइंस के जंगलों में एक छात्र का जला शव मिला। मृतक छात्र 5 सितंबर से फरीदाबाद से लापता था। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई क्योंकि जिस हालत में युवक का शव मिला उससे लगता है कि हत्या के बाद पहचान छुपाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई। फिलहाल इस मामले में फरीदाबाद में मिसिंग का मुकदमा दर्ज है। दिल्ली पुलिस पोस्टमार्टम करवाकर जांच कर रही है। मृतक की पहचान दीपांशु के तौर पर हुई है। वो सेना में जाने की तैयारी कर रहा था। दीपांशु की बहन की शादी भाटी माइंस इलाके में हुई थी। फिलहाल बहन अपने पिता के घर फरीदाबाद में थी। 5 सितंबर को दीपांशु को अपनी बहन को छोड़ने भाटी माइंस जाना था। वो बाइक लाने गया लेकिन फिर लौटकर कभी घर नहीं आया। तो आज इस क्राइम शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।